नमस्कार। लाउड एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष भारती। आज बेंगलुरु में कांग्रेस के द्वारा संयोजित 26 दलों की बैठक हो रही है और वो उस बैठक में वो ये तय करेंगे कि विधानसभा के चुनावों में या लोकसभा के चुनाव में किस तरह की रणनीति बनाई जाए और हम लोग किन किन आधारों के ऊपर आगे काम करें, हम काम करें भी या नहीं करें। उसके जवाब में दिल्ली में आज एनडीए की पहली बैठक हो रही है जो पिछले 9 साल में या 10 साल में एक बार भी नहीं हुई। एनडीए की बैठक में 38 दल शामिल हैं। 38 दल, ध्यान रखिएगा। और मैं सवेरे से ये अखबारों में, उनकी वेबसाइट्स पर, मैं टेलीविजन चैनलों पर इस बात की तलाश कर रहा था कि इस 38 दल एनडीए में शामिल करने का प्रधानमंत्री मोदी का या अमित शाह का फैसला किन आधारों पर हुआ और क्यों हुआ। खबर हमारे लिए 26 दलों की बैठक नहीं है बेंगलुरु में। 26 खबर यह है जिसको जानना चाहिए कि क्यों दिल्ली में उन 26 दलों की बैठक से घबरा करके जो कांग्रेस ने बेंगलुरु में बुलाई है, क्यों घबरा करके भारतीय जनता पार्टी ने अचानक एनडीए को पुनर्जीवित कर दिया और उसमें 38 दलों को ले आए। वो 38 दल, उनकी सूची मुझे याद नहीं है, लेकिन आप चाहें तो इंटरनेट पे तलाश कर सकते हैं कि वो 38 दल कौन कौन से हैं। प्रश्न ये है कि इस सवाल के ऊपर क्यों टेलीविजन चैनल, समाचार चैनल या अखबार या वेबसाइट सवाल नहीं उठा रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी। क्योंकि आपको दोबारा याद दिला दूं कि इस लोकसभा में 301 दल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए। और पिछले 6 साल से, यानी 14 से 19 के चुनाव से पहले से भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है कि जितने सहयोगी दल हैं उनको किनारे डाला जाए, उनका जनाधार अपने साथ शामिल किया जाए और लोकसभा में 100% भारतीय जनता पार्टी के लोग आए। और नारा भी था, विपक्ष मुक्त हिंदुस्तान। मोदी जी ने नारा दिया था, विपक्ष मुक्त, कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान भारत। और उसमें भारतीय जनता पार्टी का एक छत्र राज्य, संपूर्ण जितने भी 400 से ज्यादा सांसद चुने जाए वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के चुने जाए, 425 से ज्यादा। अब सवाल ये कि अचानक ऐसा क्या हो गया, यहीं से विश्लेषण की आवश्यकता पड़ती है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर ऑर्गेनाइजर, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुखपत्र है, उसके एक संपादकीय विशेष लेख का असर पड़ा है, जिस संपादकीय में ये कहा गया था, अभी 3 हफ्ते पहले ही छपा है, कि अब लोकसभा का चुनाव हम सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के सहारे और हमारे जो मौजूदा नारे हैं उनके सहारे नहीं जीता जा सकता। 5 जन के संपादकीय में, जो 5 जन, माफ कीजिएगा, ऑर्गेनाइजर के, जो सीधे सीधे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कंट्रोल में है, उसमें यह संपादकीय छपा, वो बिना मोहन भागवत जी के या संघ के अनुमति के नहीं छप सकता। क्या उसका असर ये माना जाए कि प्रधानमंत्री मोदी या श्री अमित शाह ये मान के चल चुके हैं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से उनका काम नहीं चलने पाला और भारतीय जनता पार्टी में इतना डिसकंटेंट है, इतना ज्यादा अविश्वास पैदा हो गया है सरकार के कामों को लेकर के, या पिछले 10 सालों में जिस तरह से सरकारों ने दावे किए हैं, भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकार ने दावे किए हैं, जमीन के ऊपर ये काम हो गए हैं, ये हो चुका है, हिंदुस्तान स्वर्णिम हिंदुस्तान बन गया है और विश्व गुरु बन गया है। इन सारे दावों को लेकर के लोगों में कुछ असमंजस है, पूरा भरोसा नहीं पैदा हो पा रहा है। क्या कारण है जिसकी वजह से एनडीए को पुनर्जीवित करने की जरूरत पड़ी? क्योंकि एनडीए की एक भी बैठक हुई नहीं, एनडीए का नाम ही नहीं लिया गया पिछले 9 सालों में। अब कैसे अचानक उसकी आवश्यकता पड़ी? तो एक कारण तो यह है कि कहीं न कहीं पर
प्रधानमंत्री मोदी को और श्री अमित शाह को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा नहीं रहा, और उन्हें भरोसा संघ के 100% समर्थन पर भी शायद नहीं रहा, क्योंकि ऑर्गेनाइजर का जो मुखपत्र है संघ का, उसका संपादकीय बताता है कि कहीं ना कहीं संघ भी डामाडोल है। अगर डामाडोल है तो फिर जीतने के लिए क्या करना चाहिए? तो फिर अपना कद हमें विपक्ष से बड़ा दिखाना चाहिए। तो क्या मोदी जी या अमित शाह कांग्रेस से डर गए? और जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कल सुबह से कहना शुरू किया है, उन्होंने और मुख्तार अब्बास नकवी ने, जो कहीं नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, मुस्लिम चेहरे के रूप में सामने आए थे और इस समय कूड़ेदान में पड़े हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहना शुरू किया कि ये जो इकट्ठे हैं ये बिल्कुल बहुत बड़े शून्य हैं और ये सारे भ्रष्टाचारी हैं। अगर वहां भ्रष्टाचारी हैं तो यहां साधुओं की टोली है। किसकी टोली है? भारतीय जनता पार्टी के साथ इन 38 लोगों की। उन दलों के नेताओं को या जो उसमें शामिल है, उनकी अगर सूची देखें तो उनकी संख्या कांग्रेस के पास जो सूची है उससे कम नहीं दिखाई देगी। अगर वो भ्रष्टाचारी हैं तो आप क्या हैं? सवाल मैं इसलिए कह रहा हूं कि यही सवाल समाचार चैनलों को, इस देश की जनता को समझाने के लिए करना चाहिए। जो बेंगलोर में हो रहा है वो टूटे फूटे, हारे हुए, निराश लोगों की बैठक है, जो अपने आप में ताकत संजोने की कोशिश कर रहे हैं। उनका अभी पहले नाम यूपी था, आज यूपीए था, आज क्या नाम होगा, नया नाम रखा जाएगा, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। उनका क्या नाम होगा, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, भविष्य के गर्भ में है। लेकिन उनके इकट्ठा होने से इतना बड़ा डर, 2 बार की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जैसा आखिरी बॉल तक खेलने वाला एक समझदार बहादुर इंसान, जिसने कर्नाटक के चुनाव में आखिरी दिन तक चुनाव लड़ा और आखिर में बजरंगबली को भी वो ले आए, ये मान के कि हम जीत जाएंगे, हर तरीका उन्होंने अपनाया। ऐसा जिसके पास नेतृत्व हो, उस पार्टी में घबराहट पैदा हो जाए, उन निराश, टूटे हुए, हारे हुए लोगों को लेकर के, जिनके पास कोई चेहरा ही नहीं है, जिसको मुख्तार अब्बास नकवी और नड्डा साहब कह रहे हैं कि इनमें चेहरा कौन होगा प्रधानमंत्री पद का। पर आपके पास तो चेहरा है, तो आप 38 दल क्यों इकट्ठे कर रहे हैं? आपको किस जगह पर डर है? दक्षिण भारत में आपको डर हो सकता है, लेकिन दक्षिण भारत में आपने अच्छे लोगों को लगा रखा है। आपके पास मंत्रियों की एक सूची है, बी एल सुरेश जैसे लोग आपके पास हैं, जो यहाँ भी उत्तर भारत में भी भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा डामाडोल कर रहे हैं, और दक्षिण में जो कर रहे हैं उसकी खबर आपके पास होगी। पर दक्षिण की पूरी योजना, अगर आपको डर लगता है कि दक्षिण में आप शून्य हो जाएंगे, तो उत्तर भारत में जीतने की कोशिश आप कर रहे हैं। शायद इसीलिए आपने बिहार में, उत्तर प्रदेश में जिन लोगों को लिया है, वो लोग ये बता रहे हैं कि आप जिन लोगों को भी लिया है और उनसे जो आप बात कर रहे हैं और जिस तरह की वो शर्तें रख रहे हैं, और आने से पहले उन्होंने जितनी गालियां आपको दी, आप उन सारी गालियों को भुला गए। हालांकि ये तासीर, ये स्वभाव श्री अमित शाह का भी नहीं है, श्री नरेंद्र मोदी का भी नहीं है। पर किन दबावों के तहत आपको इन 38 लोगों को अपने साथ लेना पड़ा, ये लाउड एनालिसिस का आज मुख्य विषय है। इसका मतलब ये है कि आप असफल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को या पूरी भारतीय जनता पार्टी को एकजुट करने में। इसका मतलब है 2024 के चुनाव में आपको बिल्कुल विश्वास नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर के लोकसभा का चुनाव लड़ेगी और जीत सकती है। बहुत सारे लोग मेरे इस दावे के ऊपर, इस मेरे विश्लेषण से सहमत नहीं होंगे, लेकिन मैं उनसे ही सवाल कर रहा हूं कि आप खुद ही हमें बताइए, बजाय प्रशस्ति गान करने की जो टेलीविजन चैनल कर रहे हैं। देखिए, उनके पास 38 दल हैं, आपके पास तो 26 ही दल है। ये वो टेलीविजन चैनल हैं जिनका दर्शकों को देख करके उनके बुद्धि के दिवालियेपन का अंदाजा लगा लेना चाहिए। विश्लेषण वो होता है जिसमें इधर से भी सवाल हो, उधर से भी सवाल हो। मैं कह रहा हूं, बेंगलोर में एक तरीके से हारे हुए निराश लोगों का जमावड़ा है, जो शक्ति कैसे इकट्ठी हो इसके बारे में मिल रहे हैं, और दूसरी तरफ विजयी सेना है, 18 अक्षौहिणी की सेना है जो इकट्ठी हो रही है, जिसके पास योद्धा ही योद्धाएं हैं,
हर प्रदेश में मुख्यमंत्री है। आप दावा कर रहे हैं 15 राज्यों में आपकी सरकार है, बिल्कुल आपकी सरकार है, लेकिन फिर ये 38 दल क्यों आपको इकट्ठे करने पड़े भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से, और संघ के ऊपर से आपका भरोसा क्यों टूट गया? ये सवाल आज भारतीय जनता पार्टी से इसलिए पूछने की इच्छा हो रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने देश को जो सपने दिखाए थे, उन सपनों को लेकर के, और सपनों की एक लंबी फहरिस्त है, 2014 के लाल किले के भाषण से लेकर के और इस साल के लाल किले के भाषण तक एक लंबी सूची है जिसमें प्रधानमंत्री ने एक छवि भारतीय जनता पार्टी सरकार की पेश की देश में। क्या उस छवि को के ऊपर लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं? अब तक तो हम ये मानते थे कि ये देश आंख बंद करके प्रधानमंत्री मोदी के और अमित शाह के दावों के ऊपर विश्वास करता है। मैं खुद भरोसा करता था। वो अलग चीज है कि बहुत सारे लोग कहते थे कि जमीन में तो कहीं दिखाई नहीं देता, तो मुझे लगता था कि उनकी भी नजर कमजोर है, मेरी भी नजर कमजोर है। पर अब जब खुद भारतीय जनता पार्टी ने 38 दलों को अपने सेना में इकट्ठा किया है, तो पहले ये कहा जा रहा था कि एक इंजन की सरकार है 2014 में, फिर डबल इंजन की सरकार हुई कि राज्य सरकारों में जब वो जीतने लगे तो डबल इंजन की सरकार हुई। अब क्या कहेंगे, 38 इंजन की सरकार, मतलब इसमें डब्बा कोई यही नहीं, सारे इंजन ही इंजन। आज की बैठक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की बैठक है, जिस एनडीए के बैठक में हर आदमी अपना दावा करेगा, बल्कि इसके पहले कर चुका है। और टेलीविजन पे हम देख रहे हैं कि जिस तरह की भाषा उत्तर प्रदेश में शामिल हुए दलों के नेता और बिहार से शामिल हुए दलों के नेता बोल रहे हैं, उसे लगता है कि ये सरकार 38 इंजनों की सरकार या 38 इंजनों का एनडीए कोई न कोई कह देगा। इसलिए कह देगा क्योंकि यहीं पर कुशवाहा साहब हैं बिहार के, जो कल सवेरे तक कह रहे थे मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा आपको पता चल जाएगा। अचानक शाम को उनको लगा कि अगर वो नहीं गए तो वो किनारे फेंक दिए जाएंगे। मुकेश सहनी को बुलाया नहीं गया, उनको वो बंबई में चोरी चोरी बातचीत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, उनको एनडीए की बैठक में नहीं बुलाया गया। उसी तरीके से जो एनडीए के पुराने दल हैं उनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने एक बार भी बातचीत नहीं की कि हम 38 दलों को शामिल करें नहीं करें। महबूबा मुफ्ती के साथ उनकी सरकार थी, उन्होंने बातचीत नहीं की। कश्मीर में कौन उनके साथ होगा नहीं होगा, बहरहाल ये दूसरे सवाल है। पर सवाल मुख्य एक ही है जिसको कह करके मैं लाउड एनालिसिस समाप्त करता हूं, और 38 दलों की इस बैठक के ऊपर मेरे मन में एक शंका हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो कौन सा डर समा गया है जो उसने भारतीय जनता पार्टी को किनारे कर और एनडीए को सामने रख लिया, उसको जिंदा कर दिया। एक ऐसी ताकत को जिसको उसने खुद ही दफन कर दिया था, उसे दोबारा खड़ा करने की आवश्यकता पड़ गई और उसने कर दिया। अब ये भारतीय जनता पार्टी में हर जगह साफ है कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी नेतृत्व परिवर्तन करने में असफल रहे और उनकी बात वहां के विधायकों ने और वहां की पार्टी ने नहीं मानी। राजस्थान में वसुंधरा राजे को बिना सामने लाए भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई रास्ता नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे को लाना नहीं चाहती क्योंकि पिछले 5 साल में वसुंधरा राजे को किसी तरह का कोई महत्व केंद्रीय नेतृत्व ने नहीं दिया। अब जब राजस्थान में चुनाव सामने है, राज्य का भी और लोकसभा के चुनाव सामने है, तो उन्हें सिवाय वसुंधरा राजे के कोई नजर नहीं आता। लेकिन इसके बावजूद वहां पर आपस में केंद्रीय नेतृत्व में ये शायद मतभेद है या एक विश्वास नहीं है कि वसुंधरा राजे को अगर हम नहीं लेके आए तो किसको लेके आए। क्या शेखावत जी को, गजेंद्र शेखावत को वो चला ले पाएंगे, या जो मौजूदा कानून मंत्री हैं उनको, मेघवाल जी को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, लेकिन क्या मेघवाल जी राजस्थान को कांग्रेस से मुक्ति दिला पाएंगे? ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के मन में है। और शायद इसीलिए
एनडीए पुनर्जीवित हुआ। शायद इसीलिए एनडीए में 38 दलों की भागीदारी हुई और सारी टेलीविजन चैनल के जो समाचार एंकर है, याद रखिए, वो पत्रकार नहीं है, वो संपादक नहीं, वो एंकर है। वो जो लिखा जाता है उसको पढ़ते हैं, वो सवेरे से जो लिखा हुआ है उसको पढ़ रहे हैं कि एनडीए में 38 दलों की बैठक हो रही है और जो बेंगलोर में है वो तो सिर्फ 26 दलों की। मुझे इस तर्क का मतलब समझ में नहीं आया, क्योंकि आज तक इनको ये पता नहीं है कि 26 दल और 38 दल की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई परसेप्शन की है। एक परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था कि वो दिग्विजयी हैं, उनका घोड़ा सारे दुनिया में, देश में, सारे प्रदेशों में घूम चुका है और उनका कोई मुकाबला करने वाला नहीं है। अचानक कहीं से लवकुश आ गए, रामायण के हिसाब से उन्होंने उस घोड़े को पकड़ लिया और उन्होंने राम को भी, हनुमान को भी, भरत को भी, शत्रुघ्न को भी, सबको युद्ध में हरा दिया। क्या भारतीय जनता पार्टी के भीतर इस तरह का डर समा गया है? मुझे लगता है समाना नहीं चाहिए। पर आज 38 दलों की बैठक ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, और नेतृत्व में दो ही लोग हैं, प्रधानमंत्री मोदी और दूसरे नंबर पर श्री अमित शाह, क्या उन्हें भारतीय जनता पार्टी के क्षमता के ऊपर, उनके सांसदों के ऊपर, उनके राज्य के अध्यक्षों के ऊपर या अपने 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 स्वयंसेवकों के ऊपर, काडर के ऊपर भरोसा खत्म हो गया है, जो उन्हें 38 दलों का सहारा लेना पड़ा? जो हमेशा दूसरी तरफ आज एक शब्द इस्तेमाल किया, भानुमति का कुनबा। अगर उनका भानुमति का कुनबा है तो यही सवाल आपसे पूछा जाएगा, वो तो भानुमति का कुनबा है, लेकिन आपका कौन सा कुनबा है जिसमें हर तरह के मुखौटे लगाए हुए लोग हैं? तो जो एक देश में एक सही तस्वीर उभर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र का शासन चला रही थी, राज्य का शासन चला रही थी और अपने दावे के हिसाब से उन दावों को जमीन पर उतारने की कोशिश कर रही थी, उसके ऊपर कहां पर ग्रहण लग गया, जिससे एनडीए नाम का एक मृत संगठन, जिसे खुद ही आपने सुलाया था, कोमा में डाला था, उसे आपको जीवित करने की जरूरत पड़ेगी। सवाल है, वो सवाल मैं आज उठा रहा हूं। मैं जानता हूं कि इस सवाल को आपके मन में उठना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं उठाएंगे तो आप फिर सोशल मीडिया या टेलीविजन चैनलों के बताए हुए महान मूर्खतापूर्ण या महान बुद्धिमान तर्कों को आप आत्मसात करेंगे और इस देश के आप एक समझदार नागरिक होने का कर्तव्य नहीं निभाएंगे। हमको ये थोड़ा सा इसका बैलेंस बिगड़ा हुआ लग रहा है। हमको लग रहा है थोड़ी सी हम लोगों को मुझे बात करनी चाहिए। जो बेंगलोर में बैठक हो रही है, आज सुबह पूरे बेंगलोर में नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टर लगे और ये मान के लगा कि एनडीए कहीं, वो यूपीए या जो भी नया नाम होगा बेंगलोर में 26 दलों की मीटिंग का, उसके नेता कहीं नीतीश बनाए जा सकते हैं। ये डर किसको हुआ? तेजस्वी वही है, कांग्रेस वही है, तो बिहार में तीसरी ताकत भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार से ऐसा क्या खतरा लगा कि उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ आज पूरे बेंगलोर में पोस्टर लगा दिए कि अस्थिर नेता हैं, समझदार नेता नहीं है। इस तरह के दो पोस्टर आज बेंगलोर में, पूरे बेंगलोर में बड़ी संख्या में लगे हुए हैं। ये किसने किया और किस डर से किया? ये मैं बेंगलोर मीटिंग को लेकर के फिर किसी का डर बता रहा हूं। वो डर क्या भारतीय जनता पार्टी का डर है या किसी और का डर है? वहां पर एचडी कुमार स्वामी, जो पहले मुख्यमंत्री थे और देवगौड़ा जी के पुत्र हैं, उन्होंने कहा कि मुझे ना इन लोगों ने बुलाया है, कांग्रेस के लोगों ने, और न मुझे भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में बुलाया है। मैं देखता हूं क्या किया जा सकता है या मैं क्या करूंगा, लेकिन मैं चूंकि नहीं बुलाया है तो यहां से तो मेरा, क्योंकि कांग्रेस से उनका विरोध है तो वो कह रहे हैं कि मैं इसमें तो जाऊंगा नहीं। मैं देखता हूं कि एनडीए के साथ मेरा कोई समझौता हो सकता है कि नहीं हो सकता है। लेकिन वो कभी तथाकथित आज की यूपीए या जो कांग्रेस नेतृत्व में जो विपक्षी दल इकट्ठे हुए हैं उनके नेता तो नहीं बन सकते, इसलिए वो भी पोस्टर नहीं लगा सकते। तो निश्चित रूप से ये पोस्टर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूरे बेंगलोर में नीतीश को लेके लगाए हैं।
दूसरी तरफ आज जो नेता वहां पहुंच रहे हैं, सुबह शरद पवार वहां पहुंच गए, कल वो नहीं पहुंचे। शरद पवार को लेकर के विपक्ष में बहुत संकोच है, और खासकर से उनके और गौतम अडानी के रिश्ते को लेकर के। मैं यहाँ साफ कर दूं, गौतम अडानी के रिश्ते सिर्फ शरद पवार से नहीं है, कई और नेताओं से भी, कहीं सीधे तो कहीं अलग ढंग से। और गौतम अडानी अपनी पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, आज की तारीख में एनडीए के पक्ष में, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 2024 में पूरी तौर से लगाएंगे। और वो देश में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में अपने को उभारना चाहते हैं कि जिसके पास पैसा भी है और जिसके पास राजनीतिक दृष्टि भी है, और जो सरकारें बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। शरद पवार जी को लेकर के आज क्या कहा जा सकता है, मेरे पास कोई खबर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि शरद पवार को लेकर आज कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कोई कह सकता है कि शरद पवार जी ने महाभारत के युद्ध में जब कृष्ण लेटे थे और उनके सामने पैर की तरफ अर्जुन गए और सर की तरफ दुर्योधन गए, और उन्होंने आंख खोली तो उन्होंने पहले अर्जुन को देखा, लेकिन दुर्योधन ने कहा कि पहले मैं आया हूं, मैं आपके सर की तरफ खड़ा हूं, तो उनका बताइए आप लोग क्या चाहते हैं। तो उन्होंने उनका साथ मांगा, उनका एक तरफ मैं हूं, दूसरी तरफ मेरी सेना है, नारायणी सेना है, 11 अक्षौणी नारायणी सेना है, जिसको जो चाहिए मांग लो। दो विकल्प हैं, जिस विकल्प में दुर्योधन ने मांगी सेना और अर्जुन ने मांगा कृष्ण को, तो कोई कह सकता है कि शरद पवार ने महाराष्ट्र में अपनी सेना दे दी भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए, और अपना मुख्यमंत्री कैसे बने इसकी भी योजना उन्होंने बना दी, और खुद आ गए वो दूसरी तरफ अकेले। और जब अकेले आ गए तो कृष्ण के जितने भी नाम हुए, जितने भी नाम बाद में हुए, जो युद्ध जीतने के रूप में, युद्ध की रणनीति बनाने में, अर्जुन का रथ चलाने में, जितना उन्होंने गीता का उपदेश दिया, या जो भी उनके ऊपर नाम लगे, चाहे वो छलिया लगा हो, चाहे एक राय देने वाले का लगा हो, या युद्ध को जिताने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करने का आरोप लगा हो, वो कृष्ण के ऊपर तभी लगा जब महाभारत का युद्ध शुरू होने की भूमिका बन रही थी, और उन्होंने अपने को अर्जुन के पाले में रख दिया और अपनी सेना उन्होंने कौरवों को दी थी, यानी दुर्योधन को दी। तो मुझे लगता है ये भी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक टेल पीस मुझे लग रहा है कि कोई कह सकता है, अगर कोई शरद पवार के ऊपर सवाल उठाए कि आप कल तक तो आपके सारे लोग तो चले गए भारतीय जनता पार्टी के साथ, आपके सगे भतीजे आपसे मिलने आए, वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री बनने के बाद सारे लोग आए, सबने आपके पैर छुए, आपके साथ घंटों बैठे, तो क्या हुआ? तो कहेंगे कि मैं तो विपक्ष के साथ हूं, यानी अर्जुन के साथ हूं, और मेरी सेना, लेकिन उन्होंने मांगी तो मैंने उनको सेना दे दी, और मैं बिल्कुल कृष्ण की भूमिका में तटस्थ हूं। आज के लाउड एनालिसिस में इतना ही। आखिर मैं आपके सोचने के लिए फिर छोड़ के जा रहा हूं, एक तरफ हारे हुए लोगों की, निराश लोगों की सेना है जो बेंगलोर में बैठी है, ताकत लेने के लिए तरीके तलाश रही है, और दूसरी तरफ दिल्ली में जीते हुए लोगों की सेना है, जिनका एक छत्र वर्चस्व भारत की सरकार के ऊपर भी है, जो विश्वगुरु भी हैं, और जिनके देश के 15 राज्यों में मुख्यमंत्री भी हैं। अब वो आप देखें कि वो इतने घबराए हुए क्यों हैं, और ये इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं। इसी सवाल का उत्तर इस देश की जनता को, इस देश के सोचने समझने वालों को निकाल। नमस्कार।